हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो है सुपर 30 क्वेश्चंस पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए। पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े से इसमें पीजीटी के जो है वो डिफरेंट 2000 से लेकर 2016 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। कुछ थोड़े से अलग भी हैं जो पूछे नहीं गए हैं मगर हैं पीजीटी लेवल के ही, यूपी पीजीटी और इसमें डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कवर करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जो सिलेबस होता है कुछ हर यूनिवर्सिटी का, हर स्टेट का थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं, बस सारी तो नहीं मगर थोड़ी बहुत है। तो किसी को कहीं पे हेल्प करेगी, किसी को कहीं पे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार लोगों को लगता है, पिछली बार मैंने जब ये फॉर्म डाले थे तो इस सब ने ये कहा था कि ये शायद थोड़े और ओवर द टॉप क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बात फिर भी आपको बता रही हूँ, पिछली बार भी जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो भी इन्हीं एग्ज़ाम्स में आए हुए, यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में आए हुए मैंने वो लिए थे और अब भी मैं वही क्वेश्चंस जो हैं वो ले रही हूँ। और अगर तैयारी आप एक अच्छे लेवल की करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बातें और करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन पहले एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट वन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विश्ड। अनवैंक्विश्ड का ऑथर कौन है? तो अनवैंक्विश्ड जो है वो एक नॉवल का नाम है। और ये जो क्वेश्चन है, ये तो मैं भूल गई ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, ये देख लेती हूँ। शायद 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है, ये अनवैंक्विश्ड जो नॉवल है उस नॉवल को किसने जो है वो लिखा है। एक्चुअली ये नॉवल जो है वो लिखी गई है फॉकनर के द्वारा। ये फॉकनर का जो है वो लिखी हुई नॉवल है। ये 1938 की नॉवल है जो कि लिखी है अमेरिकन नॉवलिस्ट फॉकनर ने। फॉकनर जो कि रीजनल नॉवलिस्ट हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि R.K. नारायण वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉकनर। तो ये जो नॉवल है दैट इज़ रिटन बाय अनवैंक्विश्ड, 1938 में आया नॉवल और किसके द्वारा लिखा हुआ है? फॉकनर के द्वारा। Now the next question is, who coined the phrase poetry is the criticism of life? Who coined the phrase poetry is the criticism of life? जहाँ भी क्रिटिसिज्म वर्ड का मीनिंग, क्रिटिसिज्म वर्ड सुनाई देता है उससे दिमाग में आता है मैथ्यू आर्नल्ड। क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड ने जो है भले ही पोएम्स लिखी हों, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हुए वैसे वैसे उन्होंने पोएम्स पे कम और प्रोज ज़्यादा वो लिखने लगे। उन्होंने जो उनका प्रोज वर्क है, जो उनकी क्रिटिसिज्म जो उनके वर्क हैं कल्चर ना की, तो ये जो है इसमें पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। और उनका क्या कहने का मतलब था कि पोइट्री में नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन को यूज़ किया जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं आपस में। देखो जी, मैंने तो कहा था ना आपसे 2 क्वेश्चन करा के फिर वील डिस्कस समथिंग। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर अभी मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करके कहते हैं कि अब तैयारी कैसे करेंगे, अब तो समय बहुत कम बचा है। देखिए, अगर आपको समय का सदुपयोग करना आता है तो आपके लिए 1 घंटा भी बहुत है, और अगर आपको समय का सदुपयोग करना नहीं आता तो आपके लिए 100 घंटे भी कम है। सम पीपल किल देयर टाइम, और वो चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल, आपको समय को यूटिलाइज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना होता है, यूटिलाइज़ करना होता है। जब मैं अपने जो पढ़ाती हूँ ऐप पर, जो कि पेड बैच है, ऐप पर पढ़ाती हूँ, मैं 3 महीने में स्टूडेंट्स को एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाकर विद प्रैक्टिस जो है वो चीज़ें करवा दूँगी। मैं वो चीज़ करवा देती हूँ। मैंने जब LT की प्रिपरेशन कराई थी
तो 1-1.5 महीने के अंदर स्टूडेंट्स को सारा का सारा प्रिपेयर करवा दिया था, स्टूडेंट्स ने भी करा था और उनमें से बहुत से लोगों ने निकाल भी लिया था। आई एम नॉट सेइंग हियर कि अगर आप जो है पेड बैच लेते हैं तभी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जो लोग पेड बैच नहीं ले सकते, जो लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब से, और एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यूट्यूब पर स्टैंडर्ड मटेरियल हर कोई दे रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब पर स्टैंडर्ड मटेरियल मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दो तो चीज़ बढ़िया दो, ना तो मत दो। सिर्फ बहकाओ मत कि ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक कोई मार्केट की एक ऐसी बुक खरीद ली जिसमें ऑप्शंस भी गलत दे रखे हैं और वो यूट्यूब पर आके पढ़ा दिए। ना मैं किसी का नाम ले रही क्योंकि वो मेरी नेचर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड या 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो। ये आज जो मैं क्वेश्चंस लाई हूँ ये मैंने भी सेलेक्ट करे हैं, इनके साथ आपको ऑप्शंस बता के, इनके साथ एक्सप्लेनेशन दे के करवा रही हूँ। लेकिन अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी, जो सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये बनता है कि भाई जो पीजीडी के राइटर्स हैं उन्हें अलग अलग राइटर्स को प्रिपेयर करें, उनके वर्क्स को निकालें, उनकी हर चीज़ को पढ़ें। आप खुद मुझे बताइए 2013 के पेपर में, जो पेपर 2013 में आया था और यानी कि जो 15 में हुआ था, और जो 2016 का पेपर पीजीटी का जो 2019 में हुआ था, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों में ज़मीन आसमान। 4-5 क्वेश्चन रूल बेस्ड ग्रामर के पूछे गए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वो इसमें जो बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछे हैं कि किसी ये पूछ लिया कि भाई इस जो इनकी जो राइटर है इनको जब प्राइज़ मिला था तो उस समय इनकी स्पीच का पार्ट क्या था, निसिम स्किल इनमें से कौन से जर्नल से जुड़े हुए नहीं को एडिट नहीं किया था। तो जो चीज़ होती है ना, आप केवल ये सोचो कि हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही हम लोग सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं भी 15 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डालती हूँ तो 15 वो डालती हूँ जो मुझे लगता है कि येस दैट कैन बी आस्क्ड। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लग के तैयारी करते हो तो 3 महीने का समय आपके लिए बहुत है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। और अगर आप सिर्फ ये सोचते ही रह जाओगे यार अभी तो समय बहुत कम है, अभी तो समय बहुत कम है, और 10 दिशाओं में भागोगे, तो मैं सच में आपको बता रही हूँ आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ अपना टाइम किल करोगे, खुद को बेवकूफ़ बनाओगे। तो स्टॉप बी फूलिंग योरसेल्फ, अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, तैयारी में लग जाइए। बहुत कम समय में भी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। तो वो बिल्कुल जो है आप बस फोकस्ड होना चाहिए, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए, एंड यू विल हैव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त बिल्कुल कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये सब करके आप लोग कर सकते हैं। डोंट किल योर टाइम, समय मत बर्बाद कीजिए, गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ। और हैव फेथ। और जो आप लोग ये क्वेश्चंस करते हैं तो इन क्वेश्चंस को जैसे मैं आपको बताती हूँ भाई, एक एक राइटर का है। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको वो बता रही हूँ जो 15 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं। 15 क्या 17 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम में पूछे हुए लिए हैं। उसके अलावा जो बाकी के पूछे हुए नहीं हैं वो मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूर करवाने चाहिए। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। तो ये अगर हम इसके बारे में बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम में अपने डिफरेंट मूड्स जो है वो बताएंगे, बचपन के, यंग एज के, फिर बुढ़ापे मतलब मैच्योरिटी के। तो ये जो एक बहुत फेमस है द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी। तो ये जो स्टेजेस हैं बचपन की, अल्लड़पने की, मैच्योरिटी की, ये सारी जो स्टेजेस हैं वो वर्ड्सवर्थ ने बताई हैं अपनी पोएम लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे। और जो जिसका लिरिकल बैलेड्स में जो लास्ट पोएम है 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स आया था, तो दिस वाज द लास्ट पोएम इन दैट कलेक्शन। और ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है और इसी में ही उन्होंने जो है अपने डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को बताया है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ रिटन
द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट. टी.एस. इलियट जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हेलेन गार्डनर ने. हेलेन गार्डनर जो कि जानी जाती हैं अपने पोइटिक वर्क, अपने वर्क जो है उन्होंने डन के ऊपर और टी.एस. इलियट के ऊपर लिखा है, इसी से ही वो जानी जाती हैं. और हेलेन गार्डनर ने लिखी है द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. In which critical essay did Eliot make the following statement? The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. तो इसमें ये कहा है, ये किस एस्से में इलियट ने ये कहा है कि जो हिस्टोरिकल सेंस है वो एक इंसान को मजबूर करता है कि ना केवल वो अपनी जनरेशन के बारे में लिखे बल्कि उस पूरे लिटरेचर के बारे में लिखे फ्रॉम होमर से लेकर, जो कि हमारे ऊपर लगातार प्रभाव डालता है. तो टी.एस. इलियट का एक बहुत ही फेमस एस्से है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और जो लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1919 में. ये 1919 में ये एस्से जो है वो पब्लिश हुआ था. ये हुआ था किस में, जिस जर्नल में हुआ था, दैट वाज ईगोइस्ट. ईगोइस्ट नाम के इसमें ये पब्लिश हुआ था आपका एस्से ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज his creation triumphing over all defect and shortcoming draws from it a unique broadness of view, vitality of force and skywide atmosphere of greatness. ये विटमैन की पोइट्री में, वॉल्ट विटमैन की पोइट्री पर ये किसने कमेंट करा है कि जो उनकी उत्पत्ति होती है वो ट्रायम्फिंग हो, सारी कमियों को वो कवर कर लेती है. एक अलग ही उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनके जो स्काई वाइड एटमॉस्फेयर और ग्रेटनेस, ही इज़ अ ग्रेट पोएट. तो ये जो लाइंस हैं विटमैन के बारे में किसने कही हैं? ये कही हैं श्री औरबिंदो ने. ये वॉल्ट विटमैन के बारे में श्री औरबिंदो ने ये लाइंस कही हैं. Now the next question is, in which of the following poem Shelley supports bigamy? अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक पोएम है, शेले ने लिखी है एपिप्सिडियन. एपिप्सिडियन जो पोएम है ये समर्पित करी है एमिलिया विवियानी को. एमिलिया विवियन जो कि एक काउंटेस थी, और इसमें शेले ने सपोर्ट करा है बाइगेमी को, कि बाइगेमी आप जानते ही हैं, टू हैव टू वाइव्स एट अ टाइम. तो बाइगेमी को उन्होंने जो है वो सपोर्ट करा है एपिप्सिडियन में. और ये जो पोएम है वैसे इसमें शेले ने फिज़िकल लव को नहीं, प्लेटोनिक लव को जो है वो इसको प्रेफर किया. अब क्वेश्चन बनाने वाला भी क्वेश्चन कहाँ से बना ले कुछ नहीं पता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has written the following line? अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में पूछा गया था. अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी. अब आप मुझे बताइए, ये लाइंस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में से ली गई हैं, और ये क्योंकि ये पोएम तो 9th और 10th में सिर्फ उसमें लग जाती हैं. गीतांजलि का 11th सॉन्ग है ये. अब आप मुझे बताइए, पीजीटी में रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन राइटर्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है. तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर. यू कांट स्टॉप द एग्जामिनर कि भाई ये क्वेश्चन तो ये राइटर ही हमारे उसमें नहीं है, तो हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन. अब कौन किस पे क्या कमेंट कर रहा है, अब जैसे औरबिंदो ने कमेंट करे हैं, तो दैट्स वाई आप अगर जब पढ़ाई करते हैं ना तो रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं होती है. पढ़ाई करते हैं तो कायदे से करते हो. और मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ, जितना भी समय होता है समय का सदुपयोग करके बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं. अभी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं. पहले से ही अगर हार मान लेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा. लड़ने से पहले हथियार डाल देंगे तो लड़ाई थोड़ी ना जीत लेंगे.
तो ये देखिए ये लाइंस हैं, ओपन दाइन आइज, अपनी आंखें खोलो, एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, और देखो तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइंस हैं, गीतांजलि में से ली गई हैं, सॉन्ग नंबर 11। Now the next question is, Arnold's celebrated poem The Scholar Gypsy is based on an old legend narrated by Glanville। ये जो ग्लैनविल के द्वारा ये जो वर्क है दैट इज़ द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसमें से लिया गया है। इसमें प्रेफरेंस दिखाई गई है, इसमें ऑक्सफोर्ड जो स्कॉलर जिप्सी का जो दिखाया गया है कि यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस जो है किस तरीके से दी जाती है, उसका जो एक इवेंट नरेट करा है ग्लैनविल ने द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में, उसमें जो है इन्होंने इसी इवेंट को लेकर आर्नल्ड ने स्कॉलर जिप्सी को लिखा है। स्कॉलर जिप्सी में एक जिप्सी है, स्कॉलर है जो चला जाता है यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो जिप्सीज़ के साथ मिल जाता है उनके तौर तरीके सीखने के लिए, उनका जादू टोना और वो सीखने के लिए। तो दिस स्कॉलर जिप्सी इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंड नरेटेड बाय ग्लैनविल इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who said about Shelley he was alone the perfect singing god? ये क्वेश्चन मैंने ये देखा पीजीटी के पेपर में, कम से कम हर पेपर में ये रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है स्विनबर्न। स्विनबर्न ने कहा था कि शैले जो है वो अलोन परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। ये क्वेश्चन कम ना हो तो कम से कम जितनी बार पेपर हुए हैं ना उतनी बार ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। Who describe the ideal commonwealth in the Tempest? आप जानते हैं टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर के स्वान सॉन्ग मानी जाती है, और टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? गोंजालो जब उसमें आता है आइलैंड पे आता है, उस एन्चेंटेड आइलैंड पे, वहाँ पर ही कंसिडर हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑफ दैट आइलैंड, और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि when there is no king there is no sovereignty। अगर कोई राजा नहीं तो कोई सोवरेनिटी नहीं, मतलब कि अगर कोई सोवरेन, कोई आपके ऊपर ही नहीं है तो सभी लोग इक्वल हैं, अगर किसी का डोमिनियन नहीं तो सब इक्वल हैं। तो ये कि यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो है वो गोंजालो ने बताया है टेम्पेस्ट में, और ये जो है कॉमनवेल्थ, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, एंड दैट इज नन अदर देन गोंजालो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय। एसेंशियल शेक्सपियर ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी है? दिस बुक इज रिटन बाय जे डवर विल्सन। ये जे डवर विल्सन के द्वारा लिखी हुई बुक है। अब पता नहीं कहाँ से कौन सी किताब जो है वो पूछ सकते हैं। Let knowledge grow from more to more, but more of reverence in us dwell. In which poem of Tennyson do we find these lines? ये क्वेश्चन भी 3 बार पेपर में रिपीट हुआ है। टेनिसन ने एक पोएम लिखी है इन मेमोरियम। ये पोएम जो है उन्होंने लिखी है अपने दोस्त की मृत्यु पर। It took 17 years to get completed। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्वीन विक्टोरिया वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बुक, और इस बुक में ही उन्होंने ये लिखा है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, कि नॉलेज जो है वो और बढ़े, बट मोर ऑफ रेवरेंस मगर इन अस ड्वेल, लेकिन हमारे अंदर रेवरेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हार्डी गेव अप नॉवल राइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टाइल रिसेप्शन। आपको पता है कि टॉमस हार्डी ही वॉज द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट। वो एक लास्ट ग्रेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट में थे, मगर उन्होंने अपने बाकी आखिरी के कुछ बहुत साल तक उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे। उसका एक कारण था, उनको जूड द ऑब्सक्योर जो उन्होंने नॉवल लिखी थी, तो जूड द ऑब्सक्योर आप जानते हैं कि हार्डी बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा जो कि जाना जाता है अपने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, और जिसमें इफ़ यू टॉक अबाउट फिज़िकल रिलेशन विदाउट मैरिज एंड इलिसिट बेबीज़, तो दिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स एट दैट टाइम।
तो वो जो चीज़ है वो हार्डी ने अपने नावल में प्रेजेंट करी. पीपल डिड नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नावल, और उन्होंने जूड द ऑब्सक्योर को नाम दिया जूड द ऑब्सीन, यानी कि अश्लील नावल की कैटेगरी में उसे रख दिया. इसीलिए हार्डी ने नावल लिखना छोड़ दिया जूड द ऑब्सक्योर के बाद. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मुल्कराज आनंद गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर. मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके वर्क मॉर्निंग फेस के लिए. ये उन्होंने मॉर्निंग फेस जो है ये एक जो उन्होंने 7 समर्स में अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है, ऑटोबायोग्राफिकल टोन रखी है, वही ऑटोबायोग्राफिकल टोन उन्होंने मॉर्निंग फेस में रखी है. तो मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था मॉर्निंग फेस के लिए. I am the poet of the body and I am the poet of the soul. Who said? ये किसने कहा है कि I am the poet of the body and I am the poet of the soul? तो आप लोगों ने वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ लिखा है, और उन्होंने उसमें कहा है कि मैं सोल का और बॉडी का पोएट एक. तो ये जो लाइन्स हैं सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका वॉल्ट विटमैन, और इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में लिखा आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल. Now the next question is give me women wine and snuff until I cry hold enough. ये लाइन्स किसने कही है? ये कीट्स ने कही हैं ये लाइन्स. These lines are told by ये said by कीट्स, और ये कीट्स की बॉयहुड की पोएम है विमेन वाइन एंड स्नफ. कि गिव मी विमेन वाइन, की आप जानते हैं विमेन वाइन एंड स्नफ अंटिल आई क्राई होल्ड इनफ, जब तक मैं खुद ना कहूँ कि बहुत हो गया. तो ये लाइंस विमेन वाइन एंड स्नफ एक्चुअली ये कीट्स की उन पोएम्स में से एक है जिनको लोग नहीं जानते कि दिस पोएम इज़ ऑल्सो रिटन बाय कीट्स. तो कीट्स की पोएम है और कीट्स ने इसमें ये बात कही है. एज यू ऑल वेरी वेल नो कि दैट कीट्स वॉज द मोस्ट सेंसुअस पोएट. Who refers Bacchus in his poem Ode to Nightingale? अभी हम कीट्स की ही बात कर रहे थे, ये तो सभी को ही आई थिंक ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं. Who refers Bacchus in his poem Ode to Nightingale? ये तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं. कुछ ये कीट्स ने कहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ, कई बार टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है. Who refers Bacchus in his poem Ode to Nightingale? Ode to Nightingale जो पोएम है वो कीट्स ने लिखी है, और ये एक सेंसुअस पोएम है. और इस पोएम में कीट्स ने उसको ड्रायड कहा है, और बैकस द गॉड ऑफ वाइन से कंपेयर किया कि नाइटिंगेल का गाना सुन के बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसे चारों तरफ जो है मदहोशी सी छा गई हो. तो ओड टू नाइटिंगेल लिखा है कीट्स ने. प्लीज नाउ द नेक्स्ट वन इज he acted what he thought and felt. This statement is about Shelley. Who made it? उसने he acted what he thought and felt. उसने वो लिखा जो उसको महसूस करा और जो वो सोचता था. तो ये शेले के बारे में किसने कहा है? ये शेले के बारे में कहा है साइमंड्स ने. जॉन एडिंगटन साइमंड्स ने ये लाइंस जो हैं वो कही हैं शेले के बारे में कि what he thought and felt that what he acted. Now the next question is who wrote the essay Naipaul's India and Mine? आप लोगों ने सबने निसिम एज़किल का नाम सुना हुआ होगा. He was a Ben Israel poet. निसिम एज़किल बेन इज़राइल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे. नाइपॉल ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था एन एरिया ऑफ डार्कनेस. एक नाइपॉल ने एरिया ऑफ डार्कनेस बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इंडिया का जो वर्णन करा था उस बुक को पे बैन लगा दिया गया था. तो इन्होंने ये इस नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन ये एस्से लिखा था और नाइपॉल को रिप्लाई किया था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन. तो ये किसने लिखा है? निसिम एज़किल ने ये एस्से लिखा है जिसमें उन्होंने नाइपॉल को जवाब दिया है कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Lamb has a love of mystifying and putting the readers on a false ascent. Who said? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना दो तरीके से आया है. पहला क्वेश्चन है था हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग द रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट. और ये फिर किसने कही है ये वाली बात कि चार्ल्स लैम्ब यू बिलोंग टू द रोमांटिक एज, द प्रिंस ऑफ एसेस. इन्होंने ही उनको एक शौक़ था अपने रीडर्स को एक मिस्टिफाइंग सिचुएशन में रखने का. और ये कमेंट किसने करा है उनके ऊपर? तो ये जो है ये कमेंट किया गया है उनके ऊपर. दैट वाज डन बाय हर्फोर्ड. हर्फोर्ड ने ये उनके बारे में कहा है लैम्ब के बारे में. तो ये दो तरीके से क्वेश्चन जो है वो आया है. मैंने दोनों तरीके आपको बताए. एक इससे पहले वाले में भी ये चीज़ आई है. टचस्टोन मेथड वाज गिवन बाय. सबसे पहले हम समझते हैं टचस्टोन मेथड है क्या. एक्चुअली टचस्टोन को हिंदी में बोलते हैं कसौटी. ये टचस्टोन मेथड जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा दिया गया. उनका ये मानना था कि अगर कुछ पोएट्स जो कि कुछ बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड पोएट्स उनके कुछ एक्सर्ट्स लेकर कुछ कोटेशंस लेकर ये मानना कि भाई जो भी कोई कुछ लिखेगा अगर इस कसौटी पर खरा उतरता है तो हाँ उसकी पोएम पढ़ने लायक है, अदरवाइज नहीं. तो इसे टचस्टोन मेथड कहते हैं. तो टचस्टोन मेथड के जो ये वर्ड है ये कॉइन किसने करा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने ये टर्म कॉइन करा है टचस्टोन मेथड. टचस्टोन मेथड इज गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड. Now the next question is, the people who have materialistic way of life and so remain indifferent to culture are Philistine according to. तो इसका याद रखिएगा कि ये फ़िलिस्तीन, बारबेरियन, पॉपुलेस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये मैथ्यू आर्नल्ड ने दिए हैं अपने वर्क कल्चर एंड अनार्की में. और ये जो है किसने दिया है? मैथ्यू आर्नल्ड ने. कि वो लोग जो केवल अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कल्चर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, वो फ़िलिस्तीन हैं. और ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड. Now the next question is, Queen Mab is a fairy. She is referred to in. जैसे क्वीन मैब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि क्वीन मैब तो लिखी हुई है शेले के द्वारा. ठीक है, तो ये तो शेले की वर्क होगा. लेकिन मैंने यहाँ पे कहा क्वीन मैब इज़ अ फेरी, शी इज़ रेफर्ड टू इन. अब क्वीन मैब जो फेरी है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में दिखाई गई है? तो क्वीन मैब पहले समझ लेते हैं. क्वीन मैब एक फेरी है जो जैसा सोचता है उसे वैसे ही ड्रीम्स दिखाती है. उसको वैसे ही लवर्स को लवर्स लव वाले, वॉरियर्स को वॉर वाले. तो क्वीन मैब एक फेरी है मानी जाती है और जो ड्रीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ड्रीम्स दिखाती है. तो क्वीन मैब जो फेरी है वो शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में रेफ़र की गई है. रोमियो एंड जूलियट. Now the next question is, Tennyson was buried with a copy of. टेनिसन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे शेक्सपियर को. और टेनिसन जो हैं उनको जब उनकी मृत्यु हुई तो कहते हैं कि उनके बेड के पास शेक्सपियर के एक प्ले की कॉपी मिली और वो प्ले और कोई नहीं, दैट वाज सिम्बलीन. अरे वो प्ले का नाम था सिम्बलीन. कि टेनिसन was buried with a copy of Cymbeline. The next question is, it is a historical novel of Hardy. It is set in Weymouth. It is. हार्डी ने एक ही नावल जो है वो लिखा है जो कि हिस्टोरिकल नावल है और वो है ट्रम्पेट मेजर. ट्रम्पेट मेजर. बाकी सारे हार्डी के जो नावल्स हैं वो हिस्टोरिकल नावल्स नहीं हैं. यही नावल है अकेला, एकमात्र हार्डी का नावल है दैट इज़ हिस्टोरिकल नावल जिसकी हीरोइन का नाम है एन गार्लैंड. 3 लोग उसको परस्यू कर रहे हैं. तो ये अकेला नावल है दैट इज़ हिस्टोरिकल नावल, The Trumpet Major. Now the next question is, which newspaper published टेस ऑफ द डी अर्बरविले? चलिए बात करते हैं टेस ऑफ द डी अर्बरविले. टेस ऑफ द डी अर्बरविले सब टाइटल अ प्योर वुमेन हार्डी की एक ऐसी नावल थी जिसमें एक रेप्ड वुमेन के बारे में बताया गया था
ऑल्दो जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा सेंसर्ड होकर और सीरियलाइज्ड वर्जन में पब्लिश हुई थी, सेंसर्ड एंड सीरियलाइज्ड में पब्लिश हुई थी। और किस में हुई थी? ये हुई थी द ग्राफिक, ये ग्राफिक नाम के एक पेपर में 1891 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद ये बुक फॉर्म में आई थी 1891 में ही, लेकिन सबसे पहले ये सेंसर्ड होकर पब्लिश हुई थी द ग्राफिक नाम के न्यूज़पेपर में। Which of the following rules is incorrect with reference to grammar? अब आपको मैंने ये क्वेश्चन भी लिया है, ये 2016 का जो पेपर हुआ था 19 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रूल ग्रामर के हिसाब से गलत है। टू मेन क्लॉजेज सेपरेटेड ओनली बाय अ कॉमा cannot stand in English when and is added to a pronoun governed by a preposition. The letter governs and precedes the relative pronoun also. Should with the second and third person give the sense ought to, and would with the subject in the first person gives the meaning of ought to. देखिए, पहली बात हम बात करते हैं, इनमें यह पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा रूल है। अगर दो मेन क्लॉजेस सेपरेटेड बाय अ कॉमा कैन नॉट स्टैंड, कि दो मेन क्लॉजेस को अगर आप कॉमा से सेपरेट करते हैं तो दे डू नॉट स्टैंड इन इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है। जब एंड एक प्रोनाउन के पहले, एंड इज एडेड टू अ प्रोनाउन गवर्न्ड बाय अ प्रपोजिशन, एंड एक प्रोनाउन के पहले लगाते हैं जो कि प्रपोजिशन के द्वारा गवर्न किया जाता है, द लेटर गवर्न एंड प्रिसीड्स द रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो। ये इस चीज़ को मैं आप लोगों को डिटेल में भी समझाऊंगी कि इस रूल का एक्चुअली मीनिंग क्या है। लेकिन ये ठीक है। शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स ऑट टू। अगर आप शुड को सेकंड और यू शुड डू दिस तो ऑट टू यानी कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप वुड को फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ लगाते हैं तो वो ऑट टू का सेंस नहीं देखता, वी वुड लाइक टू, वी वुड, तो ये कहीं से कहीं तक भी ऑट टू यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बताता। तो इसमें ये वाला रूल जो है वो गलत है, तो इसमें डी पार्ट है जो गलत है। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, रूल बेस्ड क्वेश्चन है। एक सेशन में पूरा रूल बेस्ड वाले क्वेश्चंस का भी लूँगी, जिससे मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई जैसे लिटरेचर पढ़ाना आता है उसे ग्रामर भी उतनी अच्छी पढ़ानी आती है। ऐसी बात नहीं है कि उसका हाथ कमज़ोर होता है ग्रामर में और लिटरेचर में। ये कुछ लोगों ने मिथ बना रखा है जैसे लिटरेचर पढ़ाना आता है उसे ग्रामर पढ़ाना नहीं आता, जैसे ग्रामर पढ़ाना आता है उसे लिटरेचर। अब ऐसा होता होगा ना, जिसको लिटरेचर आती होगी उसे ग्रामर नहीं आता होगा। मुझे भगवान की कृपा से दोनों ही चीज़ें अच्छे से पढ़ानी आती हैं, तो वो मिथ भी मैं ज़रूर जो है वो तोड़ूंगी। तो ये मैं यहाँ पर इस समय इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इस समय मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आप एरर बेस्ड ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे और 5 क्वेश्चन पीजीटी के हिसाब से 3.4 और उसके हिसाब से 4 मार्क्स का है, तो आप इन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, यानी कि रूल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। तो ऑब्वियसली मुझे ये भी चीज़ जो है वो इस पर मैं पूरा तो नहीं करवा सकती, लेकिन जितना जैसे मैं इस समय आप लोगों को करवा रही हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड में, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन वो भी चीज़ आप लोगों को करवाऊँगी। तो इसका जो आंसर है वो ये है डी। Now the next question is the protagonist writes a letter। ये भी 2016 का पेपर है, उसमें पूछा गया है the protagonist writes a letter of confession but it gets lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? हार्डी की जो नॉवल है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, टेस ऑफ द d'Urberville। टेस अपने भाई हार्डी में के नॉवेल्स में जो डेस्टिनी है, जो चांस है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हार्डी ने तो खुद भी ये माना है कि जो डेस्टिनी जो होती है वो इम्मानेंट होती है, कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। चांस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें भी ये होता है कि टेस जो है अपनी शादी से पहले सारी चीज़ जो अपने एंजल क्लेयर को बताने के लिए सब कुछ लेटर में लिखती है और वो उस लेटर को देकर आती है और दरवाजे के नीचे से उसको खिसकाती है लेटर को, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेटर जो है वो कारपेट के नीचे चला जाता है और वो लेटर एंजल को कभी मिलता ही नहीं है, जिस वजह से एक गलतफहमी दोनों के बीच में रह जाती है। उसको लगता है मैंने सब कुछ बता दिया और एंजल को बाद में जाके पता चलता है कि व्हाट हैपेंड विथ टेस। तो ये जो है ये हीरोइन और कोई नहीं, दैट इज टेस। ये कहानी है टेस की। Now the last question is John Keats' Ode to Autumn is an example of John Keats का Ode to Autumn किसका example है? That is the example of Horatian Ode। Horatian Ode जो होते हैं हॉरेस के नाम पर हैं और ये
बिल्कुल सेम रिदमिट्रिकल स्टैंजास वाले होते हैं, मोर पर्सनल होते हैं। तो इसीलिए ये जो लिखा गया है ओड टू ऑटम, दैट इज़ रिटन इन होरेशियन ओड। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए। इसमें से सम ऑफ द क्वेश्चंस मैं कहती हूँ कि 8 या 10 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अपनी तरफ से अलग से लिए थे। अदरवाइज़ बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक आपको ये दिख रहा होगा DSSB इंग्लिश TGT। DSSB के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति DSSB की तैयारी करना चाहता है सब्जेक्ट बेस्ड, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। ये नंबर आपको दे रखा है। बैच जो है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। पहले 7 से स्टार्ट करने का इरादा था, बट जब मैंने सिलेबस देखा, मैं कभी भी जब बैच स्टार्ट करती हूँ तो विद फुल प्रिपरेशन तैयार करती हूँ। ऐसे ही नहीं कि बस तैयार कर दिया, आगे का पता नहीं क्या हो करना है, कुछ कैसे करना है, क्या करना है। तो पूरा एक हमें रोड मैप बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम तैयार करवाएं। पेपर अगर 3 महीने में हो तो भी मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी, पेपर 6 महीने में होगा तब तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जो है ये सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड है, इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों करवाया जाएगा। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।